1971 का वक्त था जब पाकिस्तान का एक अटूट अंग टूटा और बांग्लादेश बन गया। लेकिन वहाँ पे सिचुएशन कुछ और थी कि वो मतलब हमारे साथ ज़मीनी रास्ता नहीं था, वो समंदर पार करके हमें जाना पड़ता था। तो दुश्मन को मौका मिल गया, उसने फ़ायदा उठा लिया और तभी दुश्मन ने कहा था कि मज़ीद हम इसके पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये उसकी गलत फहमी है। जितनी आज़ादी पाकिस्तान में पूरी दुनिया में किसी भी जगह नहीं है। आप किसी और जगह ऐसे एहतजाज करके देख लें, फिर उसका अंजाम देख लें। आप इंडिया की हालात भी तो देखें ना। ये कश्मीर में तकरीबन 3 हफ्तों से झगड़ा चल रहा है। उधर वो मुजाहिदीन, कश्मीर के जो मुजाहिदीन और इंडिया की फ़ौज में झगड़ा है और वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई ISI ने अपने बंदे इधर जो है कश्मीर में दाखिल किए। जब अफ़गानिस्तान में जंग हुई, अमेरिका काबज़ हुआ, तो पठान जो ग्रुप्स थे वो आपस में लड़ रहे थे। तो वो जब अमेरिका आ गया तो उन्होंने सब ने मीटिंग की, कबीला सिस्टम जो होता है जिसको हम बोलते हैं जरगा सिस्टम, उन्होंने मीटिंग की। उन्होंने कहा जी ये हमारी लड़ाइयाँ आपस की बाद में लड़ेंगे, ये पत्थर पड़ा हुआ है इसके नीचे हमने दबा दिए हैं, अभी हमें एक होना है और दुश्मन से लड़ना है। तो इसी तरह पाकिस्तान को भी ज़रूरत है कि अब एक जरगा किया जाए, एक मीटिंग की जाए कि आपस के इख्तिलाफ़ात को भुलाकर एक साइड पे कर दिया जाए और दुश्मन से लड़ने के लिए हमें एक होने की ज़रूरत है, एक मुट्ठी बनने की ज़रूरत है। जब इंडिया ये बात कहता है तो सब कहते हैं वाह भाई वाह, कैसी बात की यार, पाकिस्तान की फ़ौज और ISI ये तो दहशतगर्द है, इन्होंने इंडिया में खाना जंगी की कोशिश की। और जब पाकिस्तान कहता है कि मेरे अंदर, मेरे मुल्क में अफ़गानिस्तान या फिर इंडिया से दहशतगर्दी आ रही है या फिर ईरान से, किसी भी मुल्क से, तो हम उल्टा ये सवाल उठाते हैं कि जब ये दहशतगर्दी आ रही है तो हमारी फ़ौज बॉर्डर पे क्या कर रही है। नाजरीन, पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पारा चनार की बात करें, गवादर की बात करें या बन्नू की बात करें, कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान के हालात पर काबू ना पाया गया तो पाकिस्तान मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ जाएगा, पाकिस्तान मुख्तलिफ हिस्सों में बट जाएगा। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक पाकिस्तान के नौजवान मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? ज़ुबैर। ज़ुबैर, क्या करते हैं आप? जी मेरा बिज़नेस है, उसका कपड़े का बिज़नेस है, कारोबार है। ज़ुबैर, क्या कहेंगे, इस वक्त पाकिस्तान के कई सूबे जो हैं बदअमनी का शिकार हैं। पारा चनार देख लें, गवादर आप देख लें, आप बन्नू देख लें। हमने तो यहूदो नसारा से लड़ना था, लेकिन यहाँ पे तो मुसलमान से लड़ आए, एक दूसरे के खून का प्यासा हुआ है। पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इन हालात को काबू ना किया तो पाकिस्तान के हिस्से हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, एक वक्त था कि 1971 का वक्त था जब पाकिस्तान का एक अटूट अंग टूटा और बांग्लादेश बन गया। लेकिन वहाँ पे सिचुएशन कुछ और थी कि वो मतलब हमारे साथ ज़मीनी रास्ता नहीं था, वो समंदर पार करके हमें जाना पड़ता था। तो दुश्मन को मौका मिल गया, उसने फ़ायदा उठा लिया और तभी दुश्मन ने कहा था कि मज़ीद हम इसके पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये उसकी गलत फहमी है। जिस घर में 4 या 5 भाई हों तो वो लड़ भी तो पड़ते हैं ना, और बाद में वही भाई एक दूसरे के लिए कट मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो अभी वो सिचुएशन नहीं है 1971 वाली, अभी कुछ माहौल चेंज है। मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन हमारी जो आर्मी है अगर वो एक गलती करती है तो उसके 9 काम ऐसे भी हैं जो अच्छे कर रही है, जो मुल्क को जोड़ने के लिए कर रही है, पॉजिटिव कर रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज़ को बुरा समझें या ठीक है, मुश्किलात हैं, हर घर में मुश्किलात हैं। बहुत से इंटरनेशनल लेवल पे देखें क्या हालात चल रहे हैं, जंगें आपके सर पे खड़ी हैं, तो हमें हर चीज़ से लड़ना है। और मैं समझता हूँ कि हमें अपने मुल्क के अंदर अमन रखना पड़ेगा, आपस में बैठना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी, एक दूसरे के इख्तलाफात को भुलाना पड़ेगा। देखें, जब अफ़गानिस्तान में जंग हुई, अमेरिका काबज़ हुआ, तो पठान जो ग्रुप्स थे वो आपस में लड़ रहे थे। तो वो जब अमेरिका आ गया तो उन्होंने सब ने मीटिंग की, कबीला सिस्टम जो होता है जिसको हम बोलते हैं जरगा सिस्टम, उन्होंने मीटिंग की। उन्होंने कहा जी ये हमारी लड़ाइयाँ आपस की बाद में लड़ेंगे, ये पत्थर पड़ा हुआ है इसके नीचे हमने दबा दिए हैं, अभी हमें एक होना है और दुश्मन से लड़ना है। तो इसी तरह पाकिस्तान को भी ज़रूरत है कि अब एक जरगा किया जाए, एक मीटिंग की जाए कि आपस के इख्तिलाफात को भुलाकर एक साइड पे कर दिया जाए और दुश्मन से लड़ने के लिए हमें एक होने की ज़रूरत है, एक मुट्ठी बनने की ज़रूरत है। ये 5 उंगलियां अलग अलग हैं, कमज़ोर हैं, ये इसको तोड़ने में आसानी है। जब मैं इसको मुक्का बना लूँगा तो इसको कोई नहीं तोड़ सकेगा। ये दुश्मन किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि आपका इशारा हमारे हमसाए मुल्क भारत की तरफ तो नहीं है? देखें, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं हर उस दुश्मन की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान का बुरा सोचता है, ठीक है।
मैं एज अ पाकिस्तानी कभी भी पाकिस्तान का बुरा नहीं सोचूंगा। ठीक है, कुछ मुश्किलात हैं, मुझे अपनी हुकूमतों से गिला है, अपने इदारों से गिला हो सकता है, लेकिन वो मेरे अपने इदारे हैं, हमारे अपने इदारे हैं। ठीक है, हम बैठ के बात करेंगे, हम अपने मसले खुद हल करेंगे, लेकिन हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई मुल्क हमें धमकी दे। मैंने आज सुना था कि आज कल की खबर है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान को धमकी लगाई है, अगर ये टेररिज्म करते हैं तो हम इनको जो है ना सख्ती से निपटेंगे। तो मोदी साहब, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके साथ खुद टेररिज्म हो रहा है। अफगानिस्तान हमारे यहाँ पे आके बम धमाके चला रहा है, उधर से इंडिया खुद जो है ना प्रॉक्सीज कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को नहीं अमन चाहता, तो कुछ बैरूनी क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान में अमन नहीं चाहती, और उनके कुछ जो उनके जो करिंदे हैं उनकी वजह से मुल्क में अमन नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हमें अब वो वक्त आ चुका है कि मिल बैठना चाहिए और अपने इख्तलाफात को साइड पे कर देना चाहिए। अगर अभी भी हम सबक ना सीखे तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। क्या नाम है आपका? इनामुल्ला। इनामुल्लाह, क्या करते हैं आप? इधर ऑफिस बॉय की जॉब करता हूँ। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान जो है वो सिविल वॉर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सिविल वॉर मतलब खाना जंगी। पारा चनार में जो कुछ हुआ, गवादर में जो कुछ हो रहा है, और जो बन्नू में सब कुछ हुआ, कहा जा रहा है कि अगर हालात इसी तरह के रहे तो पाकिस्तान मुख्तलिफ धड़ों में बट जाएगा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्से हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है कि पाकिस्तान के हर सूबे में बदअमनी है? सबसे पहले तो ये कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान ऐसे ही सही सलामत रहेगा और कहीं नहीं जा रहा, कोई नहीं टूट रहा। ये बात आपकी ठीक है कि बन्नू में और पारा चनार में हालात ख़राब हुए। पारा चनार में ज़मीन का तनाज़ा था, उसको फिर बाद में फ़ुरक़वाराना फसादात में यानी कि तब्दील कर दिया गया, सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर किसी भी ज़रिए उनको फ़ुरक़वाराना फसाद बना दिया। अब उसमें इदारे कुछ नहीं कर सकते थे। क्यों? इसलिए कि दोनों गांव, आप तो उधर पारा चनार गई नहीं और हम उधर ही से आए। अच्छा, हम दीर बाला के, हम खैबर पख्तूनख्वा के ही हैं। दोनों गांव बिल्कुल जैसे दो बिल्डिंग एक दूसरे के आमने सामने, उनके पास बड़े बड़े हथियार हैं और ये पुराने रवायती हथियार उनके पास पहले से पड़े। तो उनके दरमियान में अगर कोई फोर्स भी आ जाती तो इल्ज़ाम फोर्स पे लगना था, इदारों पे, कि भाई ये आपने किया है। इसलिए उन्होंने कई दिन मुज़ाकराती कमेटी जरगा बनाया। उस जरगे ने बहुत कोशिश के बाद फायर बंदी करवाई और वो जो उनके मोर्चे थे उधर फिर फोर्सेस को बिठा दिया गया। और बन्नू के अलावा आप ये भी बताएं ना, जैसे कि आपने अभी पहले बता दिया कि बन्नू में बहुत ही हालात ख़राब हुए, ये भी हम मानते हैं बन्नू में हालात ख़राब हुए, लेकिन एक जलसा एक ग्राउंड में था। मिसाल के तौर पर क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में जलसा है और कलमा चौक पे फ़ौज की कैंट है। अब क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में जलसे के आपको इजाज़त दी गई है इंतज़ामिया की तरफ से और सारे लोग उधर आए थे। अब उधर से इन लोगों को किसने भड़काया कि ये फ़ौजी कैंट के तरफ गए और उधर जाके इन्होंने दीवारों को पत्थर मारे और आर्मी के खिलाफ, हमारी पाक आर्मी के खिलाफ नारेबाजी की। तो उसके बाद रद्द अमल तो आना ही था ना। जब आप किसी के, अब मिसाल के तौर पर आप मेरे घर पे हमला करेंगे तो मैं ऐसे तो नहीं बैठ सकता, मैं भी इधर से कर ही लूँगा। तो इससे पहले भी आपको याद है 9 मई का वाकया, कैंट के अंदर जाके इन्होंने क्या किया, उस पे भी हमारी पाक आर्मी खामोश रही, कुछ नहीं कहा सिविलियंस को। उसमें इसलिए नहीं कहा कि वो कोई एक कैंट पे नहीं हुआ था, वो पूरे मुल्क में हुआ था। अगर उधर पाक आर्मी रद्द अमल देती तो बहुत बड़ा खून खराबा और सिविल वार की तरफ उसी दिन जाने का दिन था, जहां इन्होंने सब्र से काम लिया और आवाम को भी बचाया, मुल्क को भी बचाया। अब ये जो बलूचिस्तान के हालात आपके सामने, कितने अरसे से बलूचिस्तान के जो लोग हैं अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें हमारे राइट्स नहीं मिल रहे। पहले भी जो है महरंग बलोच एक रैली लेकर जो इस्लामाबाद आई, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी कि वो वहाँ से वापस चली गई। अब फिर एक बार उनकी एक बहुत बड़ी तादाद में जो रैली है, उनका जो जुलूस है वो गवादर पहुँचा है अपने मुतालबात के राइट के लिए। लेकिन क्या लगता है, क्या पाकिस्तान में रहने वाले हर सूबे को इतनी आज़ादी है कि उन्हें उनके राइट्स दिए जा सकें? मैं आपको ये कहता हूँ कि जितनी आज़ादी पाकिस्तान में पूरी दुनिया में किसी भी जगह नहीं है।
آپ کسی اور جگہ ایسے احتجاج کر کے دیکھ لیں، پھر اس کا انجام دیکھ لیں. آپ انڈیا کے حالات بھی تو دیکھیں نا. یہ کشمیر میں تقریباً 3 ہفتوں سے جھگڑا چل رہا ہے. ادھر وہ مجاہدین، کشمیر کے جو مجاہدین اور انڈیا کی فوج میں جھگڑا ہے، اور وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ بھائی ISI نے اپنے بندے ادھر جو ہے بالکل بالکل کشمیر میں داخل انہوں کیے. نے کہا ہے کہ 600 SSG کمانڈوز جو ہیں جو کہ مظفر آباد کے راستے سے جموں کشمیر میں داخل ہوئے ہیں اور جموں کشمیر کے حالات خراب کرنے کے لیے وہ یہاں پر انٹر ہوئے. جموں کشمیر میں جگہ جگہ وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ اس بات سے صرف یہ اندازہ لگا لیں کہ جب انڈیا یہ بات کہتا ہے تو سب کہتے ہیں واہ بھائی واہ، کیسی بات کی یار، پاکستان کی فوج اور ISI یہ تو دہشت گرد ہے، انہوں نے انڈیا میں خانہ جنگی کی کوشش کی. اور جب پاکستان کہتا ہے کہ میرے اندر، میرے ملک میں افغانستان یا پھر انڈیا سے دہشت گردی آ رہی ہے یا پھر ایران سے کسی بھی ملک سے، تو ہم الٹا یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب یہ دہشت گردی آ رہی ہے تو ہماری فوج بارڈر پہ کیا کر رہی ہے؟ اب فوج بارڈر پہ اتنی نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ جگہ کھڑی ہو، اور ادھر ایک بہت بڑا مافیا ہے. یہ بارڈر کراس کرنے کے لیے آپ نے چمن بارڈر آپ نے خود ادھر جا کے نہیں دیکھا. ادھر اگر ایک گھر کے 2 کمرے ہیں نا تو ایک کمرہ افغانستان میں اور دوسرا کمرہ پاکستان میں. ایسے بھی ہے چمن میں، اس طرح پھر خیبر میں ہے. تو اس طرح لوگ ایک دوسرے کی رشتہ داری کا، اور پاکستان میں افغانستان سے آنے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ دنیا میں کسی بھی ملک میں بغیر پاسپورٹ کے جا کے دکھائیں. تو جب آپ بغیر پاسپورٹ کے آئیں گے صرف ایک شناختی کارڈ دکھا کر، تو ملک میں ایسے حالات تو ہونے ہی ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے جو اتنے صوبوں میں بد امنی پھیلی ہوئی ہے یہ کس طرح کنٹرول کی جاتی ہے؟ ہم نے تو 2 قومی نظریے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر پاکستان حاصل کیا تھا، لیکن یہاں پہ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کھلا دشمن ہوا بیٹھا ہے. تو اس کے کنٹرول کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں تمام سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے لیڈرز اگر سامنے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے ہیں، اب یہ جب یہ ایک حکومت میں آتا ہے تو دوسرا کہتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں، تیسرا کہتا ہے میں تو بالکل بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں، یعنی کہ ایک شیر تو دوسرا سوا سے. تو اس صورتحال میں جو دہشت گرد ہیں وہ اس اپوزیشن کی اور حکومت کے جھگڑے کا بھی فائدہ اٹھا کر ملک میں بدامنی پھیلاتے ہیں. اور اس کا حل میں نے آپ کو مذاکرات ہی ہیں اور کچھ. پاکستان اس وقت کافی مشکلات کا شکار ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو ایک بہت بڑا پولیٹیکل جو ہے نا وہ بحران تھا ملک کے اندر، اور جس میں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے نہ کہ یہ جو ہمارے جو پروویژنز آپ نے بتائے ہیں نہ کہ ان میں، بلکہ جو ہمارا مین پروویژن ہے پنجاب میں بھی جو ہے نا بہت ڈیفیکلٹیز تھی. تو اس کے حوالے سے یہ تھا کہ ایک پولیٹیکل جو ہے نا وہ ایک بحران تھا پورے ملک کے اندر، جس میں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ جو ہے نا انقلابی صورت بنی ہوئی تھی، بہت بڑے بڑے جلوس نکل رہے تھے. تو اس بحران کے نتیجے میں جب ایک نئی حکومت جو ہے بن چکی ہے، تو 8 مارچ کو الیکشن ہوئے. 8 مارچ کو الیکشن ہونے کے بعد ایک نئی حکومت بنی، تو عوام کی بہت امیدیں تھیں کہ جی پاکستان کے حالات اب بہتر ہو جائیں گے، ہم اس خانہ جنگی سے باہر آ جائیں گے. کیونکہ دیکھا جائے بیسیکلی کوئی ایسی خاص ریزن نظر نہیں آتی، کوئی ایسی کوئی قومیں نہیں ہیں جو آپس میں جو ہیں وہ جنگ کر رہی ہیں، یا کوئی غیر ملکی طاقت نہیں ہے جو جنگ کر رہی ہے. یہ ملک کے وہ حالات ہیں جو کہ ہمارے خود کے جو ہے پولیٹیکلی جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے بہت بڑا، کہ یہ حالات جو ہے نا وجود میں آئے ہیں اس وقت، اور اس کا بہت اثرات ہے ہماری عوام کے اوپر ان حالات کے. سر دیکھیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا سے جنگ لڑنی ہے کشمیر کے لیے، ہم آواز بلند کرتے ہیں کشمیر کے لیے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. ہم سے تو پاکستان کے 4 صوبے نہیں سنبھالے جا رہے. اب دیکھیں کہ پاکستان کا کون سا ایسا صوبہ نہیں ہے جہاں پہ حالات بہتر ہوں یا جہاں پہ احتجاج نہ ہو رہے ہوں. ہم نے کشمیر کے لیے انڈیا سے کیا لڑنا ہے؟ ہمارے ملک میں تو تمام مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. پارا چنار میں آپ دیکھیں کہ کتنی خون کی ندیاں بہہ گئیں، ہمارا سوشل میڈیا اس پہ خاموش رہا. بلوچستان کی خواتین، بچے، بزرگ ایک بار پھر اپنے حق کے لیے گوادر پہنچ گئے ہیں. ہمارا میڈیا خاموش ہے، نہیں بتا رہا. بنوں میں جو کچھ ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتا، لیکن پوری دنیا اس وقت ہمارا مذاق اڑا رہی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں پاکستان کی جو صورتحال آپ نے دیکھی ہے جس طریقے سے کہ پیٹرول کی جو پرائسز ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ پیٹرول کی اس وقت ہائیلی پرائسز ہیں پاکستان میں.
تو یہ ایک ریکارڈ ہے کہ جو کہ نیور بیفور اس طرح کی جو ہے پرائسز پیٹرول کے حوالے سے ملک میں ہمارے جو ہے نا وہ دیکھی گئی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہر چیز جو ہے نا وہ مہنگائی کی طرف جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اور ڈے بائی ڈے جو ہے نا ہمیں اس کی نئی جو ہے نا ایک لسٹ پکڑا دی جاتی ہے, اس پہ ہمیں جو ہے نا عمل کرنا پڑے گا. بظاہر یہ ہے کہ ہم بڑی ترقی کر گئے ہیں, ہم اس وقت جو ہے وہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے, ترقی ہے پاکستان میں, پروگرس ہے, لیکن دیز آر دا مین ریزن, ٹھیک ہے. کوئی اس میں ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ فرقہ واریت نہیں ہو رہی. دیکھا جائے کہ کوئی فرقہ واریت ہو رہی ہے جی, کہ کوئی شیعہ سنی فسادات چل رہے ہیں ملک کے اندر, یا کوئی جو ہے نا اس طرح کی کوئی حالت ہوئی ہے. صرف پولیٹیکلی ایک جو بیک گراؤنڈ رہا ہے اس کا کہ اب وہ جو اتنا بڑا پولیٹیکل بحران تھا, عوام کو جواب دیں جی, وہ اس کا کیا ہوا جی کہ انہوں نے جو لیڈرز تھے ان کو اندھیرے میں رکھ لیا